25 जून 1975। ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। आज हम इसी दिन लगाए गए आपातकाल की कहानी को समझेंगे और हमारी ये पूरी पड़ताल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के एक खास संकलन पर आधारित है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक चलता फिरता जीवंत लोकतंत्र अचानक तानाशाही के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस एक अदालती फैसले को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर जानेंगे कि कैसे पूरे लोकतंत्र को ही जैसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हम संविधान की आत्मा में हुए बदलावों पर भी नजर डालेंगे और उस अंधेरे दौर में जल रही प्रतिरोध की मशाल को भी देखेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब सिर्फ घटनाओं का खेल था या फिर एक खास मानसिकता का नतीजा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि आपातकाल की चिंगारी किसी राजनीतिक संकट से नहीं बल्कि एक अदालती फैसले से भड़की थी, जिसे व्यक्तिगत हट ने आग में बदल दिया। यहाँ पे ना घटनाओं की रफ्तार पे गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, 12 जून को हाईकोर्ट का फैसला आता है, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती और बस ठीक 24 घंटे के अंदर 25 जून की रात को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाता है। स्रोत के मुताबिक ये जल्दबाजी दिखाती है कि फैसला देश के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज को बचाने के लिए लिया गया था। मतलब साफ लफ्जों में कहें तो इस संकलन का मुख्य तर्क ही यही है कि आपातकाल देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए लगाया गया था। जब अदालत ने उनके चुनाव को ही अवैध ठहरा दिया तो संविधान को ही ताक पर रख दिया गया। तो कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल तो लगा दिया गया, लेकिन इसका जमीन पर मतलब क्या था, इसका असर क्या हुआ? ये स्रोत बताता है कि इसके बाद जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के हर एक स्तंभ पर एक सीधा हमला था। ये संख्या देखिए, 1,40,000। स्रोत के अनुसार आपातकाल के दौरान इतने लोगों को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दौर में हुई कार्रवाई के पैमाने को, उसके स्केल को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे गया? स्रोत के मुताबिक इसके लिए तानाशाही के कई हथियार इस्तेमाल हुए। सबसे पहला वार हुआ आवाज पर। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। फिर जो भी विरोधी थे उन्हें रास्ते से हटाया गया। मीसा जैसे कानूनों के तहत हजारों को जेल में डालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे बड़े संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। और ये दमन सिर्फ राजनीति तक नहीं रुका, जबरन नसबंदी जैसे अभियानों ने आम लोगों की जिंदगी को भी नर्क बना दिया था। इस कार्रवाई की भयावहता को शायद शब्दों में बता पाना मुश्किल है। स्रोत में शामिल रामलाल के भाषण का ये अंश उस दौर में दी गई यातनाओं की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर सामने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि ये मानवीय गरिमा पर भी एक हमला था। लोगों पर हमला, संस्थाओं पर हमला, इसके साथ साथ आपातकाल ने देश की बुनियाद पर भी चोट की। और स्रोत ये बताता है कि इस दौरान भारत के संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना को ही बदलने की कोशिश की गई। यहाँ स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ है 1950 की मूल प्रस्तावना और दूसरी तरफ है 1976 में बदला गया रूप, जिसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। स्रोत यहाँ एक बुनियादी सवाल उठाता है, जब संसद में पूरा विपक्ष ही जेल में बंद था तो संविधान में इतना बड़ा बदलाव करने का हक किसने और क्यों दिया? स्रोत के प्रस्तावना में इस बदलाव को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण दिया गया है। उनका मानना है कि ये बदलाव किसी वैचारिक बहस या जनता की मांग का नतीजा नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित एक तरफा फैसला था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्रोत के हिसाब से 42वें संशोधन का पूरा प्रोसेस ही अलोकतांत्रिक था, क्योंकि जब संसद में बहस करने वाले, सवाल उठाने वाले ही मौजूद न हो तो ऐसे में संविधान में किया गया कोई भी बदलाव अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी खो देता है। लेकिन जब ऊपर ऊपर से लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, तब जमीन के नीचे प्रतिरोध की एक धारा भी बह रही थी। ये स्रोत इस संघर्ष और इसके नायकों को प्रमुखता से याद करता है। ये देखिए, आपातकाल के खिलाफ जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण,
और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये एक वाक्य उस समय के पूरे माहौल को जैसे एक कैप्सूल में बंद कर देता है। इस पूरे संघर्ष में जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों की भूमिका बहुत अहम थी। ये संकलन साहित्यकार शिवराम कारंत के इस उद्धरण को सामने रखता है, जो बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने इस प्रतिरोध को जीवित रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सवाल पर। क्या आपातकाल सिर्फ कुछ घटनाओं का नतीजा था, या फिर जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, ये एक खास तरह की राजनीतिक सोच का परिणाम था? ये तस्वीर स्रोत के तर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वो सोच जिसे सत्तावादी मानसिकता कहा गया है, जहां सत्ता एक ही केंद्र में, एक ही परिवार में सिमट जाती है और असहमति की कोई गुंजाइश नहीं होती। और दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक मानसिकता, जहां विपक्ष का सम्मान होता है और नेतृत्व काबिलियत से तय होता है, विरासत से नहीं। स्रोत के मुताबिक आपातकाल पहली सोच का ही एक नतीजा था। और इस विचार को और मजबूती देता है स्रोत में शामिल अमित शाह के भाषण का ये हिस्सा। उनका तर्क बिल्कुल साफ है कि आपातकाल की जड़ें कानूनों या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि नेताओं की मानसिकता में होती हैं। अगर मानसिकता तानाशाही की है तो आपातकाल के हालात पैदा हो ही जाएंगे। तो आखिर में ये संकलन हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें किस चीज़ पर ज्यादा नज़र रखनी चाहिए, कानून की किताबों पर या फिर उन नेताओं की मानसिकता पर जिनके हाथों में हम देश की बागडोर सौंपते हैं। इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।